हाय फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट में तो मैं एक्टिव था, लेकिन वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था मुझे। तो लेकिन इस बार मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि ये मार्केट फ़िलहाल जो चल रहा है वो बेरिश मोड में है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली एक फॉल नज़र आ रहा है मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या बाकी के अदर सेक्टर्स हो। इनमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस तरीके का जो मार्केट होता है वो हमें बहुत अच्छी पुट साइड की ऑप्शंस की ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और इस तरीके की पुट साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें क्या एनालिसिस करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो जस्ट बिफोर मैं अपना एनालिसिस शेयर करूँ, मैं कुछ आपको मेरे मैसेजेस या स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने निफ्टी एनर्जी जो सेक्टर है उसकी एनालिसिस करके मैंने पहले से ही मेरे ट्रेडर्स फ्रेंड्स को और कम्युनिटी में डाला था कि ये एक बेरिश मोड में चल रहा है और ये बहुत ही जल्दी हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज देगा। तो मैं आपको क्विकली बता दूं, ये मेरा एक 18 अक्टूबर का एक मैसेज है जो मैंने मेरे ग्रुप में डाला था कि ये देखिए, निफ्टी एनर्जी ऑन बेरिश मोड, लेट्स सी व्हाट पुट अपॉर्चुनिटीज वी गेट। सो ये लगभग एक महीने पुराना मैसेज है जिसमें मैंने ऑलरेडी लोगों को बताया था कि एक बेरिश मोड में चल रहा है निफ्टी एनर्जी, और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं हम देखेंगे। उसके बाद मैंने फिर से 9 नवंबर को एक डाला। तब तो मुझे और भी यू नो श्योरिटी हो गई थी कि निफ्टी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बेरिश लग रहा है, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया था कि निफ्टी एनर्जी ऑन सुपर बेरिश मोड। इसके सारे स्टॉक्स में मतलब मंथली का जो ईएमए होता है, जो नीचे की तरफ है, वहां तक सारे स्टॉक्स आने के चांसेस है, पक्का आएंगे ऐसे मैंने लिखा हुआ है। और फिर मैंने लास्ट जो मैसेज था 12 नवंबर को, मैंने एक ट्रेड भी एक स्पेसिफिक डाला था ग्रुप में, कीप आइज ऑन टाटा पावर फॉर पुट साइड ट्रेड। ये मैंने 12 नवंबर को डाला था। तो 12 नवंबर को कुछ एक लगभग 4% गिरा था टाटा पावर, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 13 नवंबर को भी एक 3-4% गिरा था। तो हमें इन 2 दिन में अराउंड 8% का करेक्शन देखने मिला था टाटा पावर में। तो मेरा पॉइंट है ये दिखाने का कि जब मार्केट बेरिश मोड में आता है, जब मार्केट करेक्ट होने लगता है, तो करेक्ट होते होते या होने के पहले वो कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देता है। उन इंडिकेशंस को हम कैसे पकड़ सकते हैं, क्या एनालिसिस करनी चाहिए, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निफ्टी एनर्जी जो सेक्टर है, उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी की वेबसाइट है, उस पर हमें ये डिटेल्स मिल जाती है। तो ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर, ये सारे टॉप कंट्रीब्यूटिंग या इन इन स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में। तो हम इन सारे स्टॉक्स की क्विकली एक एनालिसिस बता दूंगा मैं। बट मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक मेरा तरीका है एनालिसिस का। मैं पहले ये चेक करता हूँ कि सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है और कौन से स्टॉक्स का वेटेज ज़्यादा है, और उन स्टॉक्स की स्टडी करता हूँ और साथ साथ में सेक्टर की भी स्टडी करता हूँ। तो अब वापस आते हैं चार्ट पर, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम एनालिसिस की। अगर आप चार्ट्स देखोगे तो ये रिलायंस का चार्ट है, एनटीपीसी का चार्ट है, पावर ग्रिड का चार्ट है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर, और ये जो चार्ट है वो निफ्टी एनर्जी सेक्टर का है। सो यहाँ पे जो हमने स्टॉक्स देखे थे, उन्हीं स्टॉक्स का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी एनर्जी का चार्ट दिखा दूं, मुझे क्यों इंडिकेशंस आ रहे थे कि निफ्टी एनर्जी अब थोड़ा सा बेरिश मोड में आ रहा है। इसका एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पर देखिए, सेक्टर जो है काफी लंबे समय से 20 EMA के ऊपर है। वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, लगभग यहाँ से, जिसकी मैं ये सारा निकाल दूं मैं, ये जो ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है, ये जो चल रही है, ये है वीकली के टाइम फ्रेम पर का ईएमए, 20 EMA। तो सिंपली पुट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से
प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन सा समय है, अगर आप देखोगे तो ये मई 2023 का है। सो मई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024, मतलब बेसिकली साल भर से ऊपर हो चुका है। सेक्टर जो है वो 20 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, बट ये पर्टिकुलर जो वीक आया हमारा, इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, विच इज 11 अक्टूबर का वीक है। ये लगभग एक सवा साल के बाद फाइनली सेक्टर जो है वो 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, जब मैंने एनालिसिस की 18 अक्टूबर के आसपास, जब मैंने सारे मैसेजेस किए ग्रुप में, तो उस वीक में भी हमें देखने को मिला कि वंस अगेन सेकेंड टाइम प्राइस ने 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल इंडिकेशन है, आप इतने समय से देख रहे हो सेक्टर को, लंबे समय से, एक सवा साल से जो है सेक्टर जो है वो 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है। लेकिन पिछले 2 वीक्स अगर आप देखोगे, जो पहला वीक ये है और दूसरा वीक ये है, इन पिछले 2 वीक से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि 20 ईएमए के नीचे अब क्लोजिंग होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक सिंपल लॉजिक था जो मैंने पकड़ा था, और यहाँ से मैंने फिर शुरुआत की थी चेक करने की, अगर सेक्टर में ये थोड़ा सा बेरिशनेस आ रहा है तो स्टॉक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, वीकली के टाइम फ्रेम पर हमने ये चेक कर लिया कि 20 ईएमए के क्लोजिंग, 20 ईएमए के नीचे सेक्टर ने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है। और वैसे अगर आप देखोगे तो देखिए, पिछले सॉरी उसके बाद नेक्स्ट जो 4 वीक्स है, वहां से पूरा एकदम बढ़िया सा करेक्शन देखने को मिला है हमें। फ्रॉम द रेंज पॉइंट ऑफ व्यू, इसका हाई है 41,400, इसका लो है 36,965। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया करेक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर सेक्टर में पहला इंडिकेशन मैंने ये कैच किया, तो हम फिर वहां से मैं स्टॉक्स के एनालिसिस पर आ गया। तो सबसे बड़ा जो वेटेज में अगर आप देखोगे स्टॉक है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलते हैं, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, इसकी थोड़ी बेटर एनालिसिस करने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। अब मैं यहाँ से सारा जो मार्किंग कर रखा है वो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, हम रिलायंस पे के चार्ट पे फिर से आएंगे। निफ्टी एनर्जी की एक चीज़ थी जो मुझे कवर करनी थी। हमने वीकली टाइम फ्रेम पर तो ये देख लिया कि 20 ईएमए के नीचे प्राइस आ चुकी है, वो इंडिकेशन मैंने कैप्चर कर लिया था। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो सेक्टर जो है वो इस लेवल का सपोर्ट बार बार ले रही थी। मतलब पहली बार यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आई, इस लेवल का फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ से बिल्कुल एकदम एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, वहां से फिर से नीचे आई, फिर से यहाँ पे इसी लेवल का एक सपोर्ट लिया प्राइस ने, और इस सपोर्ट को लेकर प्राइस फिर से ऊपर चली गई। इस बार प्राइस ने पिछला जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल था वो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, बट यही से प्राइस नीचे आई। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि फाइनली डेली पे अगर आप देखोगे तो 7 अक्टूबर को प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। ये जो सपोर्ट था जहां से प्राइस बार बार ऊपर चल रही थी, उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आ गई, नीचे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चला, कंसोलिडेशन चलने के बाद प्राइस वीकली के ईएमए के नीचे आई, और फिर आगे का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बढ़िया सा करेक्शन हमें देखने को मिला। सो वीकली पे 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग थी, डेली पे ये जो सपोर्ट जो चल रहा था सेक्टर में वो भी ब्रेक हो चुका था। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कंसिडर करे थे जब मैंने ये एनालिसिस की थी। अब चलते हैं रिलायंस पर। ठीक है, अब रिलायंस में क्विकली सेम चीज़ है। ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको एक यहाँ पे एक लाइन रख देता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये डिमांड जोन है। ठीक है, सिंपली पुट ये एक सपोर्ट बन चुका था। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, ऑल टाइम हाई क्रिएट करके नीचे आई, इसी लेवल से प्राइस फिर से चली। ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आई, इसी लेवल से प्राइस फिर से चली गई,
फिर ऊपर आई, ठीक है। अब जब यहाँ से नीचे आई तो देखिए एक ही कैंडल में ये जो सपोर्ट जो यहाँ ये जो बेसिकली लेवल था, ये जो लेवल जो रिलायंस को सपोर्ट कर रहा था, एक ही कैंडल ने उसको ब्रेक करके बिल्कुल नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा सेक्टर तो हमें पता ही है कि 20 EMA के नीचे आ चुका था, डेली पे सपोर्ट टूट चुका था। सेम चीज़ रिलायंस एनर्जी में भी हुई, ठीक है। हमने देखा कि ये जो लेवल है वो बार बार टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होके फाइनली यहाँ से ब्रेक होके प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। अब नॉट जस्ट दैट, ठीक है, जब नीचे प्राइस आई तो नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर लोअर लो के चैनल पैटर्न में चली गई है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे आई, यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये पर्टिकुलरली एक लोअर लो का एक ट्रेंड जो बनता है किसी भी प्राइस एक्शन में, वो लोअर लो का ट्रेंड बनाते हुए प्राइस नीचे चल रही है। एंड ऑफ कोर्स इस बार ये जो डेली का जो ईएमए है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टेस्ट नहीं हुई है, पर प्राइस काफी समय से अब डेली के ईएमए के नीचे चल रही है लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन था मुझे जब मैंने देखा कि रिलायंस भी एक बेरिश मोड में आ चुका है। अब हम एनटीपीसी की तरफ चल रहे हैं। ये एनटीपीसी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। मैं एक लेवल मार्क करके आपको दिखाता हूँ कि एनटीपीसी में क्या चल रहा था, ठीक है। ये एक जो लेवल था, एक काइंड ऑफ सपोर्ट बन चुका था। देखिए यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से ऊपर कंसोलिडेट हुई, फिर नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर आई, फिर यहाँ से नीचे आई, और फाइनली ये जो 23 अक्टूबर को प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। ये एक डिसेंट लेवल का सपोर्ट था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो हाँ, ये वाला जो लेवल है यहाँ से प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके या सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर चली गई थी और प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। सो एक डिसेंट लेवल का एक एक लेवल था और यही लेवल बार बार रोक रहा था। यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए प्राइस कंसोलिडेट हुई एंड कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक करके बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अब तो वीकली टाइम फ्रेम पर एनटीपीसी ने क्लियर 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समय लगा, बाकी के जो स्टॉक्स है एनर्जी सेक्टर में वो पहले से ही क्लोजिंग दे चुके थे, बट ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लास्ट 2 वीक्स में अगर देखोगे तो एक क्लियर क्लोजिंग दे चुका है। तो एनटीपीसी पे हो सकता है कि हमें और अपॉर्चुनिटीज मिले पुट साइड ट्रेड करने की, ठीक है। अब हम चलते हैं पावर ग्रिड पर। एनटीपीसी का हमने एनालिसिस देख लिया, पावर ग्रिड की ये मैं डेली की टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने जो मार्किंग की है सारी हटा दूँ, देखिए सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट बन चुका था लेवल, ठीक है। प्राइस यहाँ पे पहले थोड़ी कंसोलिडेट हुई ऊपर, फिर नीचे, यहीं से फिर ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई, यहाँ से फिर नीचे, इसी सपोर्ट लेवल से फिर से ऊपर, और ये एक नया ऑल टाइम है। फाइनली ये न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस नीचे इसी लेवल पर आई, काफी दिनों तक कंसोलिडेट हुई और फाइनली ब्रेक करके प्राइस नीचे चली गई, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है समझने का कि अब वैसे तो ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुकी है, लेकिन इस बार ही क्यों ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। सही चीज़ है ना, क्योंकि एक लेवल होती है जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होती है, बट इसी टाइम पे हमें या इसी टाइम पे मुझे क्यों लगा कि ये बेरिश है और ये सपोर्ट तोड़ेगा। इसका एक रीज़न ये है कि देखिए फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे जब इसने प्राइस ने टेस्ट किया तो तुरंत अगर आप रिएक्शन देखोगे तो प्राइस दूसरे उसी दिन पहले तो रिकवर हुई और नेक्स्ट 3-4 डेज में प्राइस बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ चली गई। इसके बाद जब प्राइस नीचे आई सेम चीज हुई, सेम लेवल पे आई, उसी दिन पे एक थोड़ी सी रिकवरी दिखी और नेक्स्ट डे से बिल्कुल हमें ऊपर की तरफ प्राइस जाते हुए दिखी। बट
अनलाइक इन द पास्ट डेज, मतलब ये दिनों में जहाँ पे हमें क्विक रिएक्शन देखने को मिला था, वैसा रिएक्शन हमें इस बार नहीं मिला। प्राइस यहाँ से नीचे आई और कंसोलिडेट करने लगी। ठीक है, अब अगर इस सपोर्ट लेवल में दम होता या स्ट्रेंथ होता तो टेक्निकली प्राइस तो यहाँ से बिल्कुल एक अगले 3-4 दिन में फिर से ऊपर चली जानी चाहिए थी, पर इस बार ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। ठीक है, और ये मत भूलिए कि जिस टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था पावर ग्रिड का, सेक्टर ने तो ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था कि सेक्टर तो वीक है, क्योंकि 20 EMA के नीचे सेक्टर चल रहा था। डेली का एक सपोर्ट था, वो टूट चुका था। रिलायंस भी वीक लग रहा था, क्योंकि रिलायंस का भी एक सपोर्ट लेवल है, वो टूट चुका था। ठीक है, सो इस तरीके से धीरे धीरे बाकी के स्टॉक्स भी आपको बेसिकली इंडिकेशंस देना शुरू कर चुके थे। तो ये पावर ग्रिड की कहानी है। पावर ग्रिड ने भी फाइनली ब्रेक करके पावर ग्रिड नीचे आया। फिर ये जो ग्रीन कैंडल है 11 नवंबर, उसकी कोई न्यूज़ आई थी, इसके कारण वो इतना बड़ा था। लेकिन यहाँ से फिर से प्राइस हमें नीचे ही जाते हुए दिख रही है पावर ग्रिड में। 20 EMA अगर देखोगे तो क्लोजिंग 20 EMA के नीचे दी थी। एक मिनट, हम इसका ये कौन सा वीक है चेक करते हैं। 25 अक्टूबर को, मतलब मैंने जब एनालिसिस करके मैसेज की थी, उसी वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग 20 EMA के बिल्कुल क्लियरली दे चुकी थी प्राइस, और अब 20 EMA के नीचे ही चल रही है प्राइस पावर ग्रिड की। ठीक है? अब हम देखते हैं ONGC। ये ONGC का चार्ट है। ONGC का ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसको मैं वीकली पर लेकर चलता हूँ। देखिए, सेम चीज़ जो सेक्टर हमें दिखा रहा था, ONGC में भी सेम कहानी है, और बाकी के स्टॉक्स में भी वैसे सेम कहानी है। सेक्टर जो है, सॉरी, ONGC जो है वो 20 EMA के ऊपर ही चल रहा था लंबे समय तक, और फाइनली ये देखिए, ये 4 वीक्स जो है प्राइस 20 EMA के नीचे ही क्लोजिंग दे रही थी ONGC में। ये एक इनफ इंडिकेशन है समझने के लिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे एक बेरिश साइंस क्लियरली दिखा रहा है ONGC। तो यहाँ पे देखिए, 13 सितंबर में ही क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद फिर प्राइस जो है वो 20 EMA के नीचे ही रहा है। तो देखिए, सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जो है वो आपको अर्ली इंडिकेशन देंगे। जैसे ONGC तो सितंबर में ही 20 EMA के नीचे आ चुका था। कुछ स्टॉक्स है जो लेट इंडिकेशन, जैसे अपन हमने अभी पावर ग्रिड में देखा, उसका जो क्लियर क्लोजिंग 20 EMA के नीचे है वो अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठीक है, बट हम जब सारे स्टॉक्स की कंपैरिजन करेंगे, अगर वो स्टॉक्स लेवल धीरे धीरे करके हर एक टाइम फ्रेम पर टूटते हुए दिख रहे हैं आपको, तो यही इंडिकेशन होता है समझने के लिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे एक बेरिश यू नो इंडिकेशन या बेरिश मूड है, ऐसे समझ लीजिए कि निफ्टी एनर्जी का बेरिश मूड है, और ये प्राइस टूटने वाला है। ठीक है, फिर से चलते हैं ONGC पे। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस को बिल्कुल 20 EMA डेली का रोक रहा था। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला। ठीक है, और बार बार प्राइस 20 EMA को ही टच करके नीचे जा रही थी, और फाइनली एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला। नॉट जस्ट दैट, एक क्लियर रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं प्राइस क्रिएट कर रही है। अगर आप देखोगे डेली पे, तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा इस तरीके का एक पैटर्न जो होता है, चैनल पैटर्न, उसी का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। 20 EMA के साथ साथ ये एक रेजिस्टेंस को भी प्राइस फॉलो कर रही है, और वहीं से बार बार नीचे आ रही है। ठीक है, इस बार भी ये भी, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 20 EMA के पास में गई प्राइस डेली के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ से नीचे गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस ने 20 EMA के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पर सितंबर में ही क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला, कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस बिल्कुल यहाँ से एक अच्छा करेक्शन देते हुए नीचे आ चुकी है। ठीक है, सो ONGC ने भी कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि ये अब थोड़ा सा वीक लग रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोल इंडिया पर। कोल इंडिया का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी मार्किंग्स ऑलरेडी कर रखी है, बट मैं आपको क्विकली बता दूँ। देखिए, ये एक लेवल है, ये जो 475 का है। ये हर स्टॉक में और सेक्टर में आपको ये जो 23 जुलाई की एक जो एक कैंडल दिख रही है,
वो हर इसमें दिखेगी। यहाँ पे एक क्रेजी मूव आया था, प्राइस बिल्कुल नीचे तरफ की तरफ गई थी और सडनली उसी दिन रिकवर होके प्राइस फिर ऊपर चली गई थी, तो इसको आप फिलहाल इग्नोर कीजिए। बट अगर आप लेवल की बात करेंगे 475, तो यही लेवल है जो बार बार प्राइस को रोक रहा था। देखिए, यहाँ पे भी रोका, यहाँ पे भी रोका, और फाइनली प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चली गई थी। अब इसका टाइमलाइन देखिए क्या था। ये है 22 अक्टूबर। मैंने 18 अक्टूबर को बोला था कि सब कुछ बेरिश लग रहा है मुझे। नेक्स्ट डे डेमा ने उसको रोका, डेली का ईएमए, और फाइनली 22 अक्टूबर को इस रेंज को क्लियरली ब्रेक करके प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, तो कोल इंडिया में भी क्लियर है। नॉट जस्ट दैट, कहीं ना कहीं प्राइस डेली के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा रेंज, एक प्राइस क्रंच हो रही है हम बोलते हैं, या रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, हम इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर हम बेसिकली बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एक ब्लू लाइन मैंने मार्क करके रखी थी यहाँ से, और ये भी ठीक है। अगर वीकली के टाइम फ्रेम देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल था कोल इंडिया का, ठीक है। ये देखिए, ये फाइनली ब्रेक करके प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, तो कोल इंडिया के केस में 20 EMA के नीचे तो प्राइस चली गई थी। ठीक है, फिर ये जो एक रेंज नैरो हो रहा था 20 वीकली के टाइम फ्रेम पर, वो रेंज नैरो होने के बाद प्राइस नीचे चली गई, तो कहीं ना कहीं वो रेंज ब्रेक करने का जो एक लॉजिक होता है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, सो कोल इंडिया में भी एक क्लियर इंडिकेशन दे रही थी प्राइस की बेरिश मोड चल रहा है और ये नीचे गिरने वाली है। अब चलते हैं हम टाटा पावर पर। टाटा पावर का ट्रेड मैंने रिसेंटली दिया था। अब इसका क्या एनालिसिस है ये एक बार क्विकली चेक करते हैं। ये टाटा पावर का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें एक क्लियर सपोर्ट लेवल है, मैंने मार्क करके रखा है, जो 399 से 415 का लेवल है। प्राइस बार बार यहीं पे आके रिवर्स हो रही है। ये वाली जो एक पर्टिकुलर कैंडल है जो कि 4 जून की है, ये एक इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्रेजी मूव आया था, यहाँ से प्राइस बिल्कुल एक ही दिन में एक बड़ा करेक्शन देके सेम डे पे रिकवर करके फिर से प्राइस ऊपर चली गई। तो फिलहाल के लिए उसको इग्नोर कीजिए, बट ये जो लेवल है 399 से 415, यही एक सपोर्ट लेवल है जो बार बार प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है। प्राइस देखिए, इस बार यहाँ पर भी इस लेवल में आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे, सेम चीज़ इसी लेवल में फिर से एंट्री, फिर ऊपर, फिर इसी लेवल में एंट्री। अब इस बार रिसेंटली भी इसी लेवल में प्राइस एंट्री दे चुकी थी। अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई, तो टेक्निकली अगर आप सिंपल बिना किसी ज़्यादा एनालिसिस किए अगर आप देखोगे, तो टेक्निकली प्राइस यहाँ से फिर ऊपर चली जानी चाहिए थी, क्योंकि बार बार जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर जोन में आ रही थी अच्छे से एक अप मूव दे रही थी, पर इस बार ऐसे नहीं हुआ। प्राइस उसी सपोर्ट जोन में आई, सपोर्ट जोन में आके ऊपर चल के कंसोलिडेट होके फिर से नीचे चली गई। मैं आपको दिखाता हूँ ये मार्किंग्स हटा के। ये देखिए, प्राइस ऊपर, ठीक है, यहाँ से फिर से एकदम क्लियर इंडिकेशन, सॉरी क्लियर करेक्शन देखने को हमें मिला है। ठीक है, और यहीं पे मैंने ये टाटा पावर का पुट साइड का ट्रेड बेसिकली सजेस्ट किया था। ठीक है, इसका भी एक और रीज़न है, मैं आपको बता दूं कि क्यों मैंने किया था सजेस्ट। प्राइस जो है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। ये देखिए, प्राइस बार बार इसी लेवल को टच करती है और यहाँ से ही नीचे आती है। नीचे देखिए, नीचे ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से इसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बन रहा है। आप सप्लाई जोन भी बोल सकते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन बन चुका था। सप्लाई जोन को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे आई, बट एट द सेम टाइम सप्लाई जोन के साथ साथ ये एक रेजिस्टेंस जो है वो भी काम कर रहा है। ठीक है, जब मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड दिया था, ठीक है, जो कि 12 नवंबर को मैंने बोला था कि टाटा पावर पर आप बेसिकली ध्यान रखना, क्योंकि ये पुट साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, ये है 12 नवंबर की कैंडल। अगर आप देखोगे तो देखिए, एक अच्छा खासा 4% का करेक्शन आया था, एक क्लियर रेड कैंडल देखने को मिली। उसके बाद फिर से 13 नवंबर को अराउंड 3 to 4% का करेक्शन आया था। सो इसका रीज़न यही है कि सपोर्ट लेवल वीक हो रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, इंस्टेड ऑफ ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई, इंस्टेड ऑफ दैट फिर से नीचे आई। नीचे आने के बाद
डेली की ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी और फिर यहाँ से मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि प्राइस बिल्कुल गिरने वाली है, इसलिए मैंने पुट साइड की ट्रेड सजेस्ट की थी। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्राइस फिर से इसी सपोर्ट का इसी लेवल का सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर चली जाए। हो सकता है कि डेली का ईएमए इसको रोक के फिर से नीचे पुश कर दे, या हो सकता है कि डेली का ईएमए को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली जाए और इस सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करे और यहाँ से प्राइस नीचे आए। बट मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस अगर अगले कुछ दिनों में ऊपर भी चली गई तो हाई चांसेस है कि नीचे आके ये जो सपोर्ट लेवल है ये प्राइस ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली निफ्टी एनर्जी और उसके स्टॉक्स का एनालिसिस। पॉइंट ये है कि जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट बेयरिश मोड में होता है, तो काफ़ी सारी पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है और उस पैनिक सेलिंग का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। बिल्कुल पुट साइड की ट्रेड्स लेनी चाहिए। मैं आपको क्विकली समराइज कर दूं। पहले सेक्टर की एनालिसिस कीजिए, देखिए ईएमए का क्या चल रहा है क्योंकि ईएमए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया टूल है, स्ट्रॉन्ग टूल है। 20 ईएमए की एनालिसिस कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखिए, अगर वीकली पे ब्रेक हो रहा है या डेली पे ब्रेक हो रहा है, मंथली पे ब्रेक हो रहा है। फिर सेक्टर अगर कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रहा है तो साथ में ही बाकी के जो स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में क्या चल रहा है, उन स्टॉक्स का भी ईएमए ब्रेक हो रहा है क्या, सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं क्या, या डिमांड जोन सप्लाई जोन्स जो जो होते हैं वो ब्रेक हो रहे हैं क्या। इस तरीके से आप सेक्टर और उसके बाकी के जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं उसकी एनालिसिस कीजिए। आपको डेफिनेटली एक क्लियर डायरेक्शन समझ में आएगा आगे के दिनों में क्या होने वाला है। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसके सारे लिंक्स मैं मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इस तरीके के एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं या मेरा जो एनालिसिस है वो आपको अच्छा लगा, लर्निंग पर्पस के लिए आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये एनालिसिस आपको आगे के आने वाले दिनों में भी काम में आएगा।